बच्चों, तो आज आ गए हैं आईएससी 2025 का जो स्पेसिफिक पेपर है उसका सेक्शन डी का सॉल्यूशन लेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है अपना सेक्शन डी जो है टोटल 15 मार्क्स का। यहां पर टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। 18 में और है मतलब 2 क्वेश्चन, किसी भी एक को तुम्हें अटेम्प्ट करना है। 19 में भी सेम, लेकिन 20 विदाउट और है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन दिया जाएगा वही तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट वन से। यहां पर क्या बोला जा रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सिंगल लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस। तो यहां पर हम लोग डेटा लिखते रहते हैं r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी 0.12 मीटर। ओके, एंड 8.5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब R इज इक्वल टू, इसको R इज इक्वल टू 8.5 ओम। ओके, चेंजेस विद टाइम एज शोन इन द गिवन, मतलब यहां पर जो बीटी ग्राफ है तो इस फिगर के हिसाब से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज हो रहा है। ओके बच्चों, तो देखो पहला क्या पूछा जा रहा है, और यहां पर और भी एक चीज बोला गया है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब अगर ये अपना सोचो ये अपना लूप है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली लूप का जो एरिया है उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जो लूप का मतलब किसी भी एरिया का जो वेक्टर होता है वो एरिया के साथ परपेंडिकुलर होता है, इजंट इट? तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सेम और पैरेलल। ओके, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वाई? बिकॉज बी एंड ए इज पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। ओके बच्चों, आ जाएंगे क्या पूछा जा रहा है उसमें, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर टाइम इंटरवल्स 0 to 2 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड एंड 4 to 6 सेकेंड। ये 3 के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके बच्चों, अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। हमें पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, इजंट इट? अब देखो फाई इज इक्वल टू एन बी ए, क्योंकि यहां पर थीटा इज 0 डिग्री, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एन बी ए। अब देखो एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर क्या है 1, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर इन रेडियस अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सिंगल लूप of wire 12 cm in radius and 8.5 ohm in resistance changes with time as shown in the given graph। तो यहां पर since number of turns के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम लोग ये पकड़ेंगे number of turns is 1, isn't it? तो epsilon is equal to minus d dt of b into a। अब देखो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है, तो इसीलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस a into db dt, isn't it? समझ में आया बच्चों? तो ये जो एक्सप्रेशन या ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग काम पे लगाएंगे और ये फॉर्मूला को लेकर हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। ओके बच्चों, मतलब हम लोग ये वैल्यूज निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले ए का जो सबसे पहले है मतलब 0 to 2 सेकेंड में, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, देखो 0 to 2 सेकेंड ए का वैल्यू क्या है हमें पता है। देखो ये एक आर रेडियस का एक सर्कुलर वायर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.12 का होल स्क्वायर, और ऑब्वियसली यहां पर माइनस साइन देना मत भूलना बच्चों, यहां पर माइनस साइन देना पड़ेगा। ओके बच्चों, इंटू डीबीडीटी। अब देखो डीबीडीटी मतलब यहां पर ये जो ग्राफ है दैट इज अ बी वर्सेस टी ग्राफ। अब इस ग्राफ का जो स्लोप है वही है db वर्सेस dt, मतलब डेल b वर्सेस डेल t, isn't it? मतलब y by x which is del b by del t। तो अगर तुम 0 to 2 सेकेंड में अगर तुम लोग स्लोप निकाल लेते तो स्लोप क्या होगा, देखो यहां से यहां तक का जो स्लोप होगा दैट विल बी y by x मतलब 1/2, तो यहां पर 1/2 बिठा दिया। ओके बच्चों, तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू, ये अगर वैल्यूज बिठा के ये अगर कैलकुलेट करते तो मैं सिर्फ जो वैल्यू है वो लिख देता हूं यहां पर, तो ये हो गया अपना पहला आंसर विच इज माइनस 0.023 वोल्ट। ओके बच्चों, इसका जो नेक्स्ट है मतलब बिटवीन 2 to 4 सेकेंड,
अब देखो 2 to 4 सेकेंड, यहां पर ये है 2 सेकेंड और यहां पर है 4 सेकेंड, इजंट इट? अब देखो 2 to 4 सेकेंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली डीबी dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डीबी dt इज इक्वल टू जीरो इन 2 to 4 सेकेंड, इजंट इट? तो अगर डीबी dt जीरो हो गया तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो। समझ में आया बच्चों? ये अपना सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड क्या है? यहां पर बोला जा रहा है कि 4 to 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर जो स्लोप है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इजंट इट? तो यहां पर इस 4 to 6 सेकेंड में जो स्लोप होगा वो भी एक नेगेटिव स्लोप होगा, मतलब y बाई एक्स मतलब माइनस हाफ होगा अपना डीबी dt का वैल्यू, इजंट इट? समझ में आया बच्चों? तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू 0.12 का होल स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ डीवीडीटी मतलब माइनस हाफ। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, देखते हैं। देखो बाकी सब तो सेम है, यहां पर भी हाफ स्लोप था, यहां पर माइनस हाफ स्लोप है, तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी प्लस ऑफ 0.023 वोल्ट, 0.023 वोल्ट। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? ओके, तो ये हो गया अपना 3 आंसर जो पहले पूछा गया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? हेंस प्लॉट इंड्यूस्ड करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं ये जो है इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि हेंस प्लॉट इंड्यूस्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, मतलब हम लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, y एक्सिस में होगा इंड्यूस्ड करंट और x एक्सिस में होगा टाइम। अब देखो यहां पर 0 to 2 सेकेंड में जो EMF था दैट वाज 0.023 वोल्ट, इजंट इट? यहां से यहां तक का जो EMF था दैट वाज 0 वोल्ट, इजंट इट? ये था 0 वोल्ट, ये था 0.023 वोल्ट, मतलब माइनस 0.023 वोल्ट, और ये था प्लस 0.023 वोल्ट, इजंट इट? अब देखो यहां पर रेजिस्टेंस तो दे दिया गया है, तो जो करंट इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा? देखो I फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब माइनस 0.023 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8.5, इजंट इट? तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस 2.7 इंटू 10 to the पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके बच्चों, और देखो 2 to 4 सेकेंड में जो वोल्टेज है, जो EMF है दैट इज 0, तो I current from 2 to 4 second is equal to 0, isn't it? I from 0 to 2 second is equal to minus 2.7 into 10 to the power minus 3 ampere, और I from 4 to 6 second, देखो सेम रेजिस्टेंस है, EMF भी सेम ही है लेकिन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? 2.7 इंटू 10 to the पावर माइनस 3 एम्पियर। एम आई क्लियर? ये हो गया अपना 3 वैल्यूज। ओके, तो यहां पर अगर आई करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हो गया अपना 2 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड, ये हो गया 6 सेकेंड। ओके बच्चों, तो यहां पर जो ग्राफ होगा, देखो पहले है नेगेटिव करंट, तो नेगेटिव करंट मतलब ऐसा, ये है अपना माइनस 2.7 इंटू 10 to the पावर माइनस 3 एम्पियर, इजंट इट? अब उसके बाद कितना है? 0, उसके बाद है 0। ओके, अब यहां से फिर से देखो यहां पर ये हो जाएगा पॉजिटिव करंट, ओके, जो है 2.7 इंटू 10 to the पावर माइनस 3, मतलब यहां पर ऐसे लिख देंगे, ये है 2.7 इंटू 10 to the पावर माइनस 3 एम्पियर। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये हो गया अपना करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये यहां तक होगा 6 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया अपना ग्राफ। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर बोला गया है 3 स्टूडेंट्स X, Y and Z performed an experiment for studying the variation of AC with frequency in a series LCR circuit and obtained the graph as shown below. They all used, तो ये वाला ग्राफ मिला है, ओके, ये है
फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट, मतलब एफ नॉट मतलब एफ वर्सेस आई ग्राफ। ओके, पहले क्या पूछा गया है, एन एसी सोर्स ऑफ द सेम ईएमएफ। ओके, मतलब जो एसी सोर्स है उसका ईएमएफ एकदम सेम है। सेकंड में क्या बोला गया है, इंड्यूस्ड सॉरी इंडक्टेंस ऑफ सेम वैल्यू। ओके, तो इसका जो इंडक्टेंस है वो भी सेम है। पूछा गया है हु यूज्ड मिनिमम रेजिस्टेंस। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। अब देखो ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को 2 पाई एफ नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई आर ऐसे लिख सकते हैं, इजंट इट। और Q का और भी एक फॉर्मूला है विच इज ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। अब देखो ये बैंडविड्थ क्या है, देखो ये जो तीन है यहां पर, सोचो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ओके, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ वाई, ये जो है दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ एक्स, और यहां पर इसका है बैंडविड्थ ऑफ जेड। एम आई क्लियर? तो देखो सबसे बड़ा बैंडविड्थ किसका है, जेड का बैंडविड्थ सबसे बड़ा है, वाई का बैंडविड्थ उससे कम, और सबसे छोटा बैंडविड्थ है देखो एक्स का बैंडविड्थ, इजंट इट? एक्स का जो बैंडविड्थ है दैट इज द स्मॉलेस्ट। ओके, अब ये बैंडविड्थ अगर सबसे कम है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जिसका बैंडविड्थ सबसे कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर भी ज्यादा होगा, इजंट इट? अब यहां पर पूछा गया है हु यूज्ड मिनिमम रेजिस्टेंस। अब देखो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई एफ नॉट एल बाई आर, इजंट इट? अब देखो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ एक्स है दैट इज द ग्रेटेस्ट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ वाई उससे थोड़ा कम, और क्वालिटी फैक्टर ऑफ जेड इज द मिनिमम वैल्यू, इजंट इट? तो किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, देखो जिसका, देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है तो जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, इजंट इट? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आर एक्स लेसर देन आर वाई लेसर देन आर जेड, मतलब आर जेड का वैल्यू सबसे कम सबसे ज्यादा और आर एक्स का वैल्यू सबसे कम। तो हु यूज्ड मिनिमम रेजिस्टेंस, एक्स इज यूजिंग मिनिमम रेजिस्टेंस। एम आई क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, इन विच केस विल द क्वालिटी फैक्टर Q बी मैक्सिमम। अब देखो यहां पर वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है कि x के लिए जो क्वालिटी फैक्टर है दैट विल बी मैक्सिमम, मतलब QX विल बी द मैक्सिमम। सी में क्या है, व्हाट डिड स्टूडेंट कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ इंपेडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में इंपेडेंस का नेचर क्या होगा। अब देखो हमें पता है कि इंपेडेंस का जो फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इजंट इट? और एट रेजोनेंस एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, तो ऑब्वियसली जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है, इजंट इट? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जो इंपेडेंस होता है वो एक प्रॉपर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है, मतलब दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। एम आई क्लियर? आ जाएंगे डी में, an ideal capacitor is connected across 220 volt 50 hertz and 220 volt 100 hertz supply. Find the ratio of current flowing through it in two cases. Ratio of current मतलब हम लोग I1 by I2 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब देखो अगर एक कैपेसिटिव सर्किट है तो उसके लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, I इज इक्वल टू I RMS इज इक्वल टू V RMS बाई जेड, इजंट इट? अब देखो जो इस आई आर एम एस को ही हम लोग आई लिख ले रहे हैं, ओके, एंड वी आर एम एस को वी, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, इजंट इट? 1 बाई ओमेगा सी। अब देखो ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, तो v इंटू ओमेगा, अब ओमेगा की जगह पर हम लोग 2 पाई एफ लिख देते हैं, 2 पाई एफ इंटू सी। ओके,
अब देखो यहां पर दे दिया गया है 220 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, तो मतलब वोल्टेज इज सेम, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो अगर हम लोग I1 by I2 यही निकालना चाहे, I1 by I2, तो दैट कुड बी रिटन एज I1 by I2 इज इक्वल टू F1 by F2। अब सिर्फ वैल्यूज बिठा दो, तो F1 मतलब 50, F2 मतलब 100, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो दिस इज द रेशियो। समझ में आया? 1:2, 1:2 इज द रेशियो। ओके, क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, देखो एक एटम्स न्यूक्लियाई के ऊपर क्वेश्चन है। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ U-235 बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब यहां पर मास ऑफ न्यूट्रल यूरेनियम 23592 इज दिस मच, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस मच, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस मच। ओके बच्चों, अब देखो एक यूरेनियम 23592 में या इसके अंदर जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर इसका जो होता है दैट इज 92 एंड मास नंबर इज 235, इजंट इट? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज 92 इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन विच इज 1.0073। तो इसको अगर इक्वेट करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 92.6716 U। ओके, तो वैसे ही अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की कोशिश करें, अब देखो न्यूट्रॉन का मास कितना है? 235 माइनस 92, 235 माइनस 92 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन मतलब 1.0087। तो इसको अगर इक्वेट करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा 144.2441 U। ओके, तो ये हो गया अपना मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये है अपना मास ऑफ प्रोटॉन। ओके बच्चों, और यूरेनियम 235 का जो मास है दैट इज 235.0439। ओके, अब देखो तो मास डिफेक्ट कितना हुआ? डेल एम जो मास डिफेक्ट है दैट इज यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है विच इज 235.0439 माइनस जो इन दोनों का टोटल मास है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 92.6716 प्लस 144.2441, इजंट इट? अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो डेल एम विल बी इक्वल टू, डेल एम विल बी 1.8718 U। ओके, तो ये हो गया अपना मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट से हम लोगों को एनर्जी मिल जाएगा। हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल एम मतलब 1.8718 एंड सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 1743.6 MeV। ओके बच्चों, मतलब इसको जो वैल्यू निकलेगा इसको हम लोगों को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके अगर हम लोगों ने लिखा तो दैट विल बी MeV 1743.6 MeV। ओके बच्चों, तो ये निकल गया अपना बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो ये अगर अपना बाइंडिंग एनर्जी है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है? देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है? 235, तो 1743.6 ये है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस विच इज 235.0439। बस हो गया अपना आंसर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.42 इतना MeV। तो दिस मच MeV इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। एम आई क्लियर? तो ये है अपना आंसर। समझ में आएगा बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? ड्यूरिंग रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिड नॉट डिफ्लेक्ट। ओके, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। However, some showed a deflection of 180 डिग्री। मतलब जो अल्फा पार्टिकल यहां पर जा रहा था जो एटम के अंदर, ओके, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो थ्रू निकल रहा था, मतलब एकदम आर पार निकल रहा था, और बहुत ही कम नंबर में अल्फा पार्टिकल जो ऐसे जाके एकदम सीधा ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब पूरा एकदम 180 डिग्री वापस आ रहा था, बैक होके डिफ्लेक्ट हो।
What hypothesis was made to justify the deflection of alpha particle by 180 degree? तो इसका यहां से जो कंक्लूजन निकला था कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल है जो एक बहुत ही मतलब हीलियम न्यूक्लियस जो बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो उसको अगर रिपेल कर पाए तो वो भी एक बहुत ही हैवी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इजंट इट? तो इसीलिए ऐसा बोला गया था कि एटम्स में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्यूमुलेटेड रहता है एक पर्टिकुलर जगह पर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके बच्चों, तो यहां पर जो आंसर हम लोग लिख सकते हैं वो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मैंने जो आंसर होगा वो तो कैसे होगा वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 19 का और। ओके, अब 19 का और क्या है देखो बच्चों, यहां पर पूछा गया है डिफाइन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। मतलब 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, ये जो डेफिनेशन होता है AMU का वो डेफिनेशन तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट में क्या बोला गया, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके बच्चों, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 इतना केजी। ओके, ये 1 AMU मास मतलब 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच मास, ये है इतना अमाउंट ऑफ मास। ओके बच्चों, अब देखो अगर इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो यही है अपना डेल एम, इजंट इट? अपना जो डेल एम है ये डेल एम यही चीज है। तो एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल एम का वैल्यू कितना है 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 होल स्क्वायर, सॉरी -27 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका होल स्क्वायर। तो इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा 931.5 MeV। मतलब देखो बच्चों, यहां पर जो पहला वैल्यू निकलेगा वो तो जूल में निकलेगा, अब उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 से कन्वर्ट किया तो तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गया, और उसको अगर 10⁻6 से कन्वर्ट किया तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गया। ओके बच्चों, और इसको डायरेक्टली भी 1.6 इंटू 10⁻13 से अगर डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्टली वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज सी। अब देखो सी में क्या बोला गया है, इन एन एटम X electron absorb energy from an external source. This energy excites the electron from lower energy level to a higher energy level around the nucleus of the atom. When electrons return to the ground state, they emit photons. Okay? तो यहां पर फिगर 10, ये जो फिगर है यहां पर देखो बच्चों, ये है E1 एनर्जी लेवल, ये है E2 एनर्जी लेवल और ये है E3 एनर्जी लेवल। यहां पर बोल दिया गया है below the energy level diagram of atom X with 3 energy levels, E1 is equal to 0 electron volt, E2 is equal to 1.78 electron volt and E3 is equal to 2.95 electron volt. Ground state is considered at 0 electron volt for reference. The transition of electron takes place between E1 and E2. मतलब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 तक ट्रांजिट कर रहा है, मतलब E1 से E2 एनर्जी लेवल तक वो मूव कर रहा है। What wavelength of radiation is needed to excite the atom to energy level E2 from E1? Okay? मतलब वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 तक जा रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, जो डेल E है, डेल E मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन E1 एंड E2। ओके, अब देखो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे E2 माइनस E1 तो ऑब्वियसली 1.78 माइनस 0 मतलब ये हो जाएगा 1.78 दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजंट इट? अब हमें पता है डेल E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, इजंट इट? तो लैम्डा विल बी इक्वल टू hc बाय डेल E, इजंट इट? h is Planck's constant, c is the speed of light और डेल E का वैल्यू यहां पर लिख दिया गया है 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 1.78 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, तो अगर ये कन्वर्ट करोगे तो जो वैल्यू निकलेगा दैट विल कम इन मीटर, और उसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें 696.6 नैनोमीटर। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या पूछा गया? सपोज एक्सटर्नल सोर्स हैज पावर ऑफ 100 वॉट। ओके, 100 वॉट का पावर है। What would be the rate of photon emission? तो देखो, जो रेट ऑफ फोटोन एमिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब देखो पावर कितना है, 100 वॉट इज द पावर। अब एक फोटोन का एनर्जी कितना है? देखो एक फोटोन, यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी स्टेट से E1 से E2 तक एनर्जी स्टेट में जंप करना है तो कितना एनर्जी चाहिए? 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन का इतना एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, इजंट इट? तो एक फोटोन का जो एनर्जी होगा दैट विल बी E इज इक्वल टू 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर जूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 इतना जूल, इजंट इट? पावर इज 100 वॉट, तो ये टोटल यहां पर मैं वैल्यूज बिठा देता हूं। ओके, पावर इज 100 डिवाइडेड बाय 1.78 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 3.506 इंटू 10⁻20 दीज मेनी फोटॉन्स। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये होगा दिस मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड। ओके, समझ में आया? ये होगा रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? देखो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, और देखो हमेशा मैं तुम लोगों को बोलता रहता हूं कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में ना अभी तक का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पैसेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब अगर तुम ये ना भी पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा एक बार पढ़ो तब भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? मोर देन एनफ। क्यों? देखो बिना पैसेज पढ़े मैं अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, बाद में पढ़ेंगे पैसेज। क्वेश्चन 1 क्या है? फिगर 11 विच वन ऑफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, तो यहां पर डायोड D1 है और डायोड D2 है, इजंट इट? तो इसमें कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड? अब इसका एकदम सिंपल सा मेथड है। देखो ये है -10 वोल्ट, ये है -5 वोल्ट। तो यहां पर देखो ये अगर -10 वोल्ट है, ये अगर -5 वोल्ट है, यहां पर भी वैसे ही ये अगर -10 वोल्ट है, ये अगर -5 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली ये है डायोड का P साइड, ये है डायोड का N साइड। अब -10 वोल्ट और -5 वोल्ट में ऑब्वियसली -5 हायर पोटेंशियल में है तो ये हो गया पॉजिटिव, -10 वोल्ट लोअर पोटेंशियल में है तो उस रेस्पेक्ट में ये हो गया नेगेटिव। तो ऑब्वियसली N में अगर पॉजिटिव है तो ये हो गया रिवर्स बायस। अब देखो यहां D2 में ये है N साइड, ये है P साइड। -10 वोल्ट इज नेगेटिव, ये है नेगेटिव, -5 वोल्ट रिलेटिवली पॉजिटिव। तो N अगर नेगेटिव में है और P अगर पॉजिटिव में है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा अपना फॉरवर्ड बायस। ओके, तो which diode is forward biased? तो D2 diode will be in forward bias. D2 in forward bias. Am I clear? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेशन करंट। ओके, तो यहां पर बच्चों सैचुरेशन करंट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। मतलब करंट जो कि कांस्टेंट रहता है, विच रिमेन कांस्टेंट इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। ओके बच्चों, तो ये अगर लिख देंगे उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इरेज करता हूं। अब यहां पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है? When applied voltage during forward bias is small, why does no current flow in the diode? Okay? अब देखो जो डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है, मतलब IV ग्राफ, वो देखना ऐसा होता है। तो इसीलिए पूछा जा रहा है जब बहुत ही कम अमाउंट में वोल्टेज है उस टाइम पे क्यों थोड़ा सा भी करंट फ्लो नहीं होता? तो दैट हैपेंस ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर, ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर।
मतलब इतना कम वोल्टेज में थोड़ा सा भी करंट फ्लो नहीं हो, पोटेंशियल बैरियर के लिए वो करंट अटक जाएगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, उसके बाद डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द सर्किट शोन इन फिगर 12 बिलो contains two diodes each with a forward bias resistance of 50 ohm। ओके, तो मतलब इसका भी जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, मतलब दोनों जो डायोड है उसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है 50 ओम एंड विथ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है जो होता है थियोरेटिकली। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट देन कैलकुलेट द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ये जो 100 ओम रेजिस्टेंस है इससे कितना अमाउंट में करंट फ्लो होगा, मतलब सेल से कितना अमाउंट में करंट फ्लो होगा एक्चुअली। ओके, अब देखो सबसे पहले देखते हैं, ये है 6 वोल्ट तो, और ये है पॉजिटिव पोटेंशियल, ये है नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब देखो ये है डायोड का एन साइड, ये है पी साइड, और यहां पर ये है पी साइड, ये है एन साइड। अब ये हो गया जो ऊपर का डायोड है, देखो पॉजिटिव पी के साथ नेगेटिव एन के साथ, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और नीचे का देखो पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ और नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ, तो ये हो गया अपना रिवर्स बायस। ओके बच्चों, तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन है, ये जो ब्रांच है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पर जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो नो करंट विल फ्लो। तो ऑब्वियसली सिर्फ यही डायोड काम करेगा, उसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। अब इस डायोड का जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है दैट इज 50 ओम, उसके साथ 150 ओम इज इन सीरीज, उसके साथ 100 ओम आल्सो इज इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 50 प्लस 150 प्लस 100, मतलब 300 ओम। ओके, तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट, तो V इज 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट इज 300 ओम, दिस विल बी 0.02 एम्पियर। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना आंसर। तो आई होप बच्चों तुम लोगों को ये समझ में आया। अपना जो स्पेसिमेन पेपर है 2025 का, वो टोटल स्पेसिमेन पेपर मैंने तुम लोगों को अच्छे से समझा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो क्वेश्चन है, जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन पेपर काउंसिल ने दिया है, ओके, वो हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल, और आगे आगे और भी, मतलब एकदम ये सब चीज मैं पहले पहले सॉल्व करके रख रहा हूं। ओके, उसके बाद चैप्टर वाइज जो प्रिपरेशन होता है, चैप्टर वाइज जो हर चैप्टर का एकदम वन शॉट, वो भी मैं लाऊंगा। और एक एक जगह पर, मतलब जैसे तुम लोगों को बहुत टाइम पे प्रॉब्लम होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में, तुम लोगों को बहुत टाइम पे प्रॉब्लम होता है असर्शन रीजनिंग में, ईच एंड एवरी टाइप क्वेश्चन को लेकर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, और उसके लिए जो अप्रोच होना चाहिए वो भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा और सिखाऊंगा। ओके बच्चों, और इस टाइम पे मैं एक चीज कह देता हूं, जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि देखो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में ये था अपना पैसेज, इजंट इट। अब तो देखा, विदाउट पैसेज को पढ़े हुए भी हम लोग इजीली इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब तुम लोग बोलोगे कि नहीं एक बार पढ़ लेते, चलो एक बार पढ़ना, एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट, उससे ज्यादा थोड़ा सा भी नहीं। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना स्पेसिमेन पेपर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, और तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।